नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई इंसान कत्ल जैसा भयानक जुर्म करने के ठीक बाद, मतलब फौरन बाद, कैसा दिखता होगा? हम्म। क्या उसके चेहरे पे, उसकी चाल ढाल में कोई कोई ऐसा निशान रह जाता है जिससे पता चले कि उसने अभी अभी क्या किया है? ये सवाल अक्सर आता है दिमाग में। बिल्कुल। और हैदराबाद की एक हालिया घटना है, वो इस सवाल को और भी गहरा कर देती है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासतौर पर क्राइम तक का वीडियो, वो एक ऐसी ही कहानी बताता है। वहाँ एक पॉश अपार्टमेंट की लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा। उसमें दो लड़के दिख रहे हैं, बिल्कुल सामान्य, साफ सुथरे, नहाए धोए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो आपस में कुछ इशारे भी कर रहे हैं, शायद कपड़ों पर देख रहे हैं कि कोई दाग तो नहीं। और यही बात तो चौंका देती है ना? क्योंकि ये फुटेज रिकॉर्ड होने से सिर्फ कुछ मिनट पहले हाँ इन्हीं लड़कों ने उसी बिल्डिंग में एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। जी, तो आज हम इसी विरोधाभास की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ। क्राइम तक के उस वीडियो और बाकी जानकारी के आधार पर समझेंगे कि कैसे कोई इतनी हिंसा के बाद इतना सामान्य दिख सकता है, पुलिस ने केस कैसे सुलझाया, और सबसे जरूरी, ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, चलिए इस हैरत अंगेज मामला की परतें खोलते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? हैदराबाद से। हाँ। हैदराबाद का एक जाना माना इलाका है कुकटपल्ली। वहाँ स्काईलाइन लेक अपार्टमेंट नाम की एक हाई राइज बिल्डिंग है। ओके। इसी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर रहते थे राकेश अग्रवाल, स्टील कारोबारी, और उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल। बच्चे बाहर पढ़ते थे तो घर पर वो दोनों ही थे। ठीक है। और ये घटना कब की है? ये 10 सितंबर की शाम की बात है। राकेश अग्रवाल अपने काम पर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। शाम को। हाँ, शायद हालचाल जानने के लिए, जैसे वो करते होंगे जब वो अकेली होती थी। लेकिन फोन बजा, उठा नहीं। अच्छा, उन्होंने सोचा शायद किसी काम में बिजी होंगी, बाद में कॉल बैक कर लेंगी। पर जब थोड़ी देर इंतजार किया, कॉल नहीं आया, तो राकेश ने फिर मिलाया। और इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब उन्हें थोड़ी बेचैनी होने लगी। हाँ, स्वाभाविक है। क्योंकि रेनू जी हमेशा फोन उठाती थी या कॉल बैक जरूर करती थी। उन्हें लगा शायद कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, चिंता तो होगी ही। तो वो घर आए फिर? हाँ, फौरन घर के लिए निकले। अपार्टमेंट पहुंचे, दरवाजे पर घंटी बजाई, खटखटाया, कोई आवाज नहीं। अंदर से कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। फोन ट्राई किया, फोन अंदर बज रहा था पर उठ नहीं रहा था। अब तो उनका दिल एकदम बैठ गया, किसी अनहोनी का डर। ओह, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने घबराकर सिक्योरिटी गार्ड्स, सोसाइटी के लोगों को बुलाया। दरवाजा अंदर से बंद था। फिर आखिरकार एक प्लम्बर को बुलाया गया। प्लम्बर दरवाजा खोलने के लिए? हाँ, उसने बैल्कनी का दरवाजा किसी तरह खोला, और जैसे ही राकेश अग्रवाल और बाकी लोग अंदर घुसे, क्या देखा उन्होंने? सामने जो मंजर था उसे देखकर सब सन्न रह गए। रेणु अग्रवाल खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। हे भगवान, ये सुनना ही भयानक है। स्रोत क्या बताते हैं वहां के बारे में? क्राइम सीन कैसा था? स्रोत के मुताबिक मंजर बहुत ही खौफनाक था। रेणु अग्रवाल के हाथ और पैर रस्सी से कसकर बंधे हुए थे। उनके सिर पर जैसे किसी भारी चीज से बार बार मारा गया हो, वैसे गहरे निशान थे। और गला भी रेता हुआ था, और पूरे शरीर पर चाकू या शायद कैंची जैसे किसी तेज हथियार से वार के कई निशान थे। बाप रे, वहाँ हथियार जैसा कुछ मिला? हाँ, पास में ही एक प्रेशर कुकर पड़ा था। उसके नीचे वाले हिस्से पर पैंदे पर खून लगा था। प्रेशर कुकर? हाँ। पुलिस का पहला अंदाजा यही था कि सिर पर जो वार थे वो शायद इसी से किए गए थे। और लूटपाट की भी संकेत थे? बिल्कुल। घर की अलमारियां खुली थीं, सामान बिखरा हुआ था। राकेश अग्रवाल ने बताया कि घर से करीब 1 लाख रुपए कैश और लगभग 8 से 10 तोला सोना भी गायब था। तो पहली नजर में ये लूट के लिए कत्ल लग रहा था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। इसके बाद जाहिर है पुलिस आई होगी। जांच कैसे आगे बढ़ी? बिल्कुल, खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, सबूत इकट्ठे किए गए। और सबसे पहला काम जो पुलिस ने किया वो था अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज चेक करना। अच्छा, सीसीटीवी? हाँ, और खुशकिस्मती ये थी कि बिल्डिंग में फ्लैट के बाहर से लेके लिफ्ट, लॉबी, पार्किंग, हर जगह कैमरे लगे थे और सब चल रहे थे। और यहीं से वो लिफ्ट वाली फुटेज मिली होगी जिसका जिक्र हम कर रहे थे। एग्जैक्टली। फुटेज में शाम के करीब 5 बजे 2 नौजवान लड़के लिफ्ट के अंदर नजर आए। हाँ। ये फुटेज ही इस केस का सबसे अहम सुराग बनी।
बाद में इनकी पहचान हुई हर्ष और रोशन के तौर पर। और फुटेज में वो कैसे दिख रहे थे? मतलब उनका व्यवहार कैसा था? यही तो अजीब बात थी। वो बिल्कुल शांत दिख रहे थे, साफ कपड़े पहने हुए, जैसे नहाकर निकले हों। नहाकर? हाँ, हाथ में एक बैग था। वो एक दूसरे को देख रहे थे, अपने कपड़ों या शायद चेहरे पर कुछ इशारा कर रहे थे, जैसे चेक कर रहे हो कि सब ठीक है या नहीं। अच्छा। और बात कर रहे थे। हाँ, आपस में सामान्य तरीके से बात भी कर रहे थे। यही तो सबसे परेशान करने वाली बात है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है ना, कि ये फुटेज ठीक उस वक्त की है जब उन्हें कत्ल किए कुछ ही मिनट हुए थे। हाँ, बस चंद मिनट। इतनी भयानक वारदात के तुरंत बाद इतना शांत, इतना सामान्य व्यवहार, ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल सिर्फ हमें ही नहीं, जांच करने वाली पुलिस को भी हैरान कर रहा था। सोचना भी मुश्किल था कि जिन लोगों ने अभी-अभी इतनी बेरहमी से किसी की जान ली हो, वो कुछ मिनट बाद लिफ्ट में ऐसे बेफिक्र कैसे नजर आ सकते हैं? हाँ, ये व्यवहार ही अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल। तो ये दोनों संदिग्ध थे कौन? पुलिस इन तक पहुंची कैसे फिर? सीसीटीवी फुटेज साफ थी तो पहचान में ज्यादा वक्त नहीं लगा। राकेश अग्रवाल ने उनमें से एक को फौरन पहचान लिया। वो था हर्ष। हर्ष? ये कौन था? चौंकाने वाली बात ये थी कि हर्ष सिर्फ 11 दिन पहले ही उनके घर पर घरेलू नौकर के तौर पर काम करने आया था। सिर्फ 11 दिन? ओह। हाँ, उसे कोलकाता की एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए रखा गया था। अच्छा, और उसके बारे में क्या पता चला? कोई रिकॉर्ड वगैरह? जांच में पता चला कि हर्ष का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो ड्रग्स का आदी भी रह चुका था। क्या? और ये बातें एजेंसी ने नहीं बताई? लगता तो यही है कि या तो छुपाई थी या पता करने की जहमत नहीं उठाई थी। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल। और दूसरा लड़का जो हर्ष के साथ लिफ्ट में था, उसका नाम था रोशन। रोशन? तो एक हर्ष हो गया जो घर में ही काम करता था, दूसरा ये रोशन। ये कौन था? इसकी क्या भूमिका थी? रोशन उसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर किसी और फ्लैट में घरेलू नौकर का काम करता था। अच्छा, उसी बिल्डिंग में। हाँ, वो मूल रूप से झारखंड के रांची का रहने वाला था और हर्ष भी झारखंड से ही था, तो दोनों में जल्दी दोस्ती हो गई थी। ओके, तो दोनों दोस्त थे। हाँ, फुटेज में दोनों साथ दिखे थे और फिर पार्किंग की फुटेज में वो राकेश अग्रवाल की ही स्कूटी लेकर भागते हुए भी नजर आए। स्कूटी? वो भी उन्हीं की थी? हाँ, घर के छोटे मोटे कामों के लिए रखी हुई थी। तो अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि कत्ल और लूटपाट में इन्हीं दोनों का हाथ है। सबूत तो साफ थे। इसके बाद पुलिस ने क्या किया पकड़ने के लिए? पुलिस ने फौरन कई टीमें बनाई, दोनों की तलाश शुरू कर दी, कोलकाता वाली प्लेसमेंट एजेंसी से भी कांटेक्ट किया। और क्योंकि मामला इतना बड़ा था, लिफ्ट वाली फुटेज मीडिया में आ गई थी, तो सोशल मीडिया पर भी इन दोनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। हाँ, आजकल तो ये बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल। और ये दोनों भागे कहाँ थे? वो भागकर रांची चले गए, अपने होम टाउन। अच्छा। लेकिन वो अपने अपने घर नहीं गए। शायद डर था कि पुलिस वहां जरूर आएगी। वो रोशन के एक भाई के घर जाकर छिप गए। तो पुलिस उन तक पहुंची कैसे रांची में? तलाश तो चली रही थी, टीमें लगी हुई थी, लेकिन असल कामयाबी मिली एक कैब ड्राइवर की वजह से। कैब ड्राइवर? कैसे? उसने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में हर्ष और रोशन को पहचाना। उसे याद आया कि उसने कुछ वक्त पहले इन्हीं लड़कों को अपनी कैब से रांची में कहीं छोड़ा था। अरे वाह! हाँ, उसने फौरन रांची पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये तो किस्मत की बात हुई पुलिस के लिए। बिल्कुल, कैब ड्राइवर की दी हुई जानकारी एकदम सही निकली। रांची पुलिस ने उसकी बताई जगह पर छापा मारा और हर्ष और रोशन दोनों को पकड़ लिया। अच्छा। उनके साथ रोशन के उस भाई को भी पकड़ा जिसने उन्हें पनाह दी थी। सही। और लूटा हुआ सामान कुछ मिला? हाँ, उनके पास से कुछ जेवर और कैश बरामद हुए। बाकी के बारे में उन्होंने बताया कि वो उन्होंने रांची में ही कहीं बेच दिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें वापस हैदराबाद लाया गया होगा फिर? हाँ, उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया। कानूनी प्रक्रिया होती है ये, जब एक राज्य से पकड़कर दूसरे राज्य ले जाना होता है। समझ गया। और हैदराबाद लाने के बाद पूछताछ हुई होगी? हाँ, सख्ती से पूछताछ हुई है। क्या निकला पूछताछ में? उन्होंने जुर्म कबूल किया? जी हाँ, ज्यादा देर नहीं लगी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अच्छा। उन्होंने बताया कि उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था। हर्ष, जो सिर्फ 11 दिन पहले आया था, उसने घर की माली हालत, माहौल सब देख लिया था। उसे लगा कि यहाँ आसानी से काफी कुछ लूटा जा सकता है। उसने अपने दोस्त रोशन को इस प्लान में शामिल कर लिया। यानी ये पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हमले का दिन कैसे चुना? मतलब 10 सितंबर ही क्यों? उन्होंने तय किया था कि जिस दिन रेनू अग्रवाल घर पर अकेली होंगी तभी हमला करेंगे। ओके।
और 10 सितंबर को उन्हें मौका मिल गया। राकेश अग्रवाल काम पर थे। हर्ष ने रोशन को ऊपर 14वीं मंजिल से नीचे अपने फ्लैट में, मतलब अग्रवाल के फ्लैट में बुला लिया। और फिर उन्होंने उस भयानक वारदात को अंजाम दिया। स्रोत उनके कबूलनामे के आधार पर हत्या का तरीका कैसे बताते हैं? उनकी बयानों के मुताबिक जैसे ही रोशन फ्लैट के अंदर आया, हर्ष ने बिना टाइम वेस्ट किए पास रखा प्रेशर कुकर उठाया और पूरी ताकत से रेणु अग्रवाल के सिर पर मारा। वो इस अचानक हमले से गिर पड़ी। इसके बाद दोनों ने मिलकर रस्सी से उनके हाथ पैर बांध दिए ताकि वो विरोध न कर सकें। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। स्रोत बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा क्रूरता दिखाई। कैसे? हाथ पैर बांधने के बाद उन्होंने पास पड़ी एक कैंची उठाई और उससे रेणु जी के गले और शरीर पर कई वार किए। कैंची से? हाँ। फिर उनमें से एक किचन से एक तेज धार वाला चाकू ले आया और उससे भी बेरहमी से हमला किया। हे भगवान! स्रोत के अनुसार वो तब तक वार करते रहे जब तक उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं हो गया कि उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? यहीं पर कहानी का वो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है ना? हाँ, कत्ल करने के बाद का उनका व्यवहार वही इस केस को सबसे अलग और भयानक बनाता है। क्या किया उन्होंने हत्या के बाद? हत्या करने के बाद उन्होंने इत्मीनान से पूरे घर की तलाशी ली, अलमारियां खंगाली, कैश, सोने के जेवर, घड़ियां, जो भी कीमती सामान हाथ लगा उसे एक बैग में भरा। और फिर शायद उन्हें एहसास हुआ होगा कि उनके कपड़ों पर खून लगा है। सही कहा। उन्हें डर लगा कि अगर वो खून लगे कपड़ों में बाहर निकले तो पकड़े जा सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए उनकी ठंडी दिमागी, जिस घर में उन्होंने अभी अभी इतनी बेरहमी से कत्ल किया था, जहाँ लाश पड़ी थी, हाँ, उसी घर के बाथरूम में वो दोनों बारी बारी से गए। उन्होंने वहां नहाया और अपने कपड़े बदले। क्या? नहाया उसी वक्त उसी घर में? हाँ, उसी घर के बाथरूम में नहाए, कपड़े बदले। ये अविश्वसनीय है। और स्रोत बताता है कि वो यही नहीं रुके। नहीं, नहाने और कपड़े बदलने के बाद उन्होंने घर में रखा परफ्यूम निकाला और वो भी लगाया। परफ्यूम? क्यों? शायद खून की गंध मिटाने के लिए, या अपराध की किसी भी निशानी को, या शायद बस सामान्य दिखने के लिए, पता नहीं। परफ्यूम लगाया, कत्ल के बाद उसी घर में नहाकर। हाँ, फिर उन्होंने एक बार फिर पूरे घर को देखा, तसल्ली की कि कहीं कुछ और लूटने लायक बचा तो नहीं है, और फिर बिल्कुल शांत होकर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, वो बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकले। और फिर वो लिफ्ट में आए, जहाँ की फुटेज ने सबको हैरान कर दिया। हाँ, वो जो एक दूसरे को देख रहे थे, इशारे कर रहे थे, शायद यही देख रहे थे कि नहाने और कपड़े बदलने के बाद भी कहीं खून का कोई निशान, कोई सबूत रह तो नहीं गया। बहुत मुमकिन है। ये उनके कैलकुलेटेड रवैये को दिखाता है। लिफ्ट से नीचे उतरे, पार्किंग में गए, राकेश अग्रवाल की स्कूटी उठाई और वहां से फरार हो गए। अगर हम उस लिफ्ट वाली शांत तस्वीर और उनके किए गए इस पूरे वहशी काम को एक साथ रखें तो दिमाग सुन हो जाता है। स्रोत जिस मनोवैज्ञानिक पहेली की तरफ इशारा कर रहा है वो यही है कि कैसे कोई इंसान इतनी क्रूरता के फौरन बाद इतना सामान्य, इतना कंट्रोल्ड दिख सकता है। हाँ, ये सिर्फ सबूत मिटाने की बात नहीं लगती है ना? जैसे वो परफ्यूम लगाना, क्या ये अपराध की गंध उसकी याद तक से पीछा छुड़ाने की कोशिश थी, या जैसा आपने शुरू में कहा, पूरी तरह सामान्य दिखने की एक सोची समझी चाल? ये सवाल बहुत अहम है और स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये अपराध के बाद होने वाला एक तरह का शौक था जिसमें भावनाएं बिल्कुल सुन्न पड़ जाती हैं? हो सकता है। या फिर ये उनकी क्रूर मानसिकता का हिस्सा था, जहां उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं था और वो बस पकड़े जाने से बचने पर फोकस कर रहे थे। शायद दोनों का मिला जुला असर हो सकता है। ये दिखाता है कि इंसानी दिमाग कितना जटिल है और बाहरी व्यवहार कितना भ्रामक हो सकता है। शायद ये उनके लिए एक तरह का मेंटल रीसेट बटन दबाने जैसा था, ताकि वो उस भयानक हकीकत से तुरंत दूरी बना सकें और भागने पर ध्यान दे पाएं। और ये पूरी घटना, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है, खासकर शहरों में जहां हम अक्सर घरेलू मदद पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सबक है सतर्कता। किसी भी घरेलू सहायक को रखने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, ये बेहद जरूरी है। सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं। हमें खुद उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसके परिवार, उसके पिछले काम का रिकॉर्ड, ये सब पता करना चाहिए। और सबसे जरूरी शायद पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ, इस केस में अगर हर्ष का पुलिस वेरिफिकेशन ठीक से करवाया गया होता तो शायद उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड और ड्रग्स की लत के बारे में पता चल जाता। बिल्कुल।
हो सकता है तब अग्रवाल परिवार उसे काम पर रखता ही नहीं और ये भयानक हादसा टल जाता। सही कहा। और प्लेसमेंट एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, जैसा स्रोत में जिक्र है। हाँ, क्या उन्हें हर्ष के अतीत के बारे में पता था? अगर हाँ, और फिर भी उन्होंने भेजा, तो ये तो बहुत गंभीर लापरवाही है। और अगर नहीं पता था तो ये उनकी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है कि वो कैसे जांच करते हैं। स्रोत बताता है कि हैदराबाद पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि एजेंसी की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर ये मामला हमें दिखाता है कि अपराध का चेहरा कितना सामान्य हो सकता है। हाँ, वो लिफ्ट की फुटेज एक डरावना सबूत है कि कैसे भीषण हिंसा के चंद मिनटों बाद भी अपराधी बाहरी दुनिया के लिए एक शांत सामान्य मुखौटा पहने रह सकते हैं। सही कहा। और अंत में स्रोत में कही गई वो लाइन याद आती है जो इस पूरी कहानी का सार है और शायद हम सबके लिए एक चेतावनी भी। कौन सी लाइन? कभी किसी के चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि चेहरे पर हर इंसान के कई चेहरे होते हैं। बिल्कुल। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में किसी इंसान को कितना जानते हैं या कितना जान सकते हैं। बाहरी दिखावा कितना बड़ा छलावा हो सकता है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।